सोलर सिस्टम के सभी ग्रह धीरे धीरे एक लाइन में आ रहे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून एक सीधी लाइन बनाने वाले हैं। ये घटना, जिसे परेड ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, हर 176 साल में एक बार होती है। आखिरी बार ऐसा लगभग 40 साल पहले हुआ था। इन सभी ग्रहों को एक बार में एक्सप्लोरर करने का ये एक बहुत अच्छा मौका था। 20 अगस्त 1977 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के बाहर हजारों लोग जमा हुए। वे इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी और दूर के स्पेस मिशन के लॉन्च को देखने आए थे। 5, 4, 3, 2, 1 इग्निशन। लॉन्च रॉकेट टाइटन ने पृथ्वी से उड़ान भरी और एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया। जैसे ही रॉकेट आउटर स्पेस में पहुंचा, उसने प्रोब वॉयेजर 2 को लॉन्च किया, जिसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। प्रोब में 1.5 फीट ऊंची और लगभग 6 फीट चौड़ी एक बस शामिल थी। इसके ऊपर 12 फीट चौड़ा एक गोल एंटीना था। ज्यादातर साइंटिफिक इक्विपमेंट एक बूम पर लगाए गए थे, जो 8 फीट बाहर की ओर निकला था। 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1, जो कि स्पेस प्रोब का आइडेंटिकल था, ने हमारे होम प्लैनेट को छोड़ दिया। इसने हमें पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें भेजी। इसने जल्द ही 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुए वॉयेजर 2 को पीछे छोड़ दिया और इस तरह डार्क स्पेस की यात्रा शुरू हुई। 5 मार्च 1979 हमारे ग्रह से लगभग 4 अर्थ सन डिस्टेंस दूर वॉयेजर 1 बृहस्पति के करीब आया और उसने ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए अपने साइंटिफिक इक्विपमेंट तैयार किए। प्रोब में 1 दर्जन गैजेट थे, जिनमें नैरो और वाइड एंगल लेंस वाला 2 कैमरा सिस्टम शामिल था, जिससे ये वाइड एंगल कैमरे से ग्रह की फुल लेंथ तस्वीरें ले सके। साथ ही ग्रह और उसके सैटेलाइट्स की खास जगहों की क्लोजअप तस्वीरें भी ले सके। प्रोब में एक रेडियो साइंस सिस्टम भी था, जिससे वो जिन ग्रहों के पास से गुजरे उन ग्रहों की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, वेट और ग्रेविटेशनल फील्ड को निर्धारित कर सके। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर से उन रेडिएशन और टेम्परेचर को मापने में मदद हो सकती है जो इंसान की आंखों के लिए अदृश्य हैं। कॉस्मिक रेस की जांच के लिए कई सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया था। वॉयेजर 1 ने सबसे पहले पृथ्वी के बाहर ज्वालामुखियों की खोज की थी। वो बृहस्पति के सैटेलाइट आईओ पर थे। वहां दर्जनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो लगातार लावा उगलते हैं। फिर प्रोब ने अपने कैमरों को ग्रेट रेड स्पॉट की ओर किया। इस तरह लोगों को पता चला कि ये एक जायंट साइक्लोन जैसा तूफान था जो बृहस्पति की पूरी ऑब्जर्वेशन हिस्ट्री में कभी नहीं रुका था। ये भी पहली बार था जब हमारे होम प्लैनेट के बाहर बिजली का पता चला था और अदृश्य स्पेक्ट्रम में वॉयेजर 1 ने देखा कि आईओ बृहस्पति के लिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर की तरह काम करता है। आयन, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लगातार गैस जायंट की ओर उड़ रहे थे। ये इलेक्ट्रिकल करंट 500 मिलियन एम्पियर था। जल्द ही वॉयेजर 1 ने अपनी यात्रा को जारी रखा। 5 महीने बाद वॉयेजर 2 भी बृहस्पति के पास पहुंचा। इस गैस जायंट के चारों ओर रिंग्स होती हैं। हालांकि वह शनि की तरह नहीं है। बृहस्पति की रिंग्स ज्यादातर धूल से बनी होती हैं। जब ग्रह की रॉकी सैटेलाइट्स टकराई तो वह छोटे मलबे में बदल गई। धीरे धीरे ये मलबा बारीक धूल में बदल गया। फिर वॉयेजर 2 यूरोपा के पास पहुंचा। ये चंद्रमा पूरी तरह से बर्फ की परत से ढका हुआ है और हो सकता है उसके नीचे एक लिक्विड ओशन हो, जहां जीवन हो सकता है। वॉयेजर 2 ने सबसे पहले यूरोपा की बर्फ की परतों में दरार को पकड़ा था। आईओ के पास उड़ान भरते टाइम वॉयेजर 2 ने पाया कि इसकी सतह पर 6 ज्वालामुखी अभी भी फूट रहे थे। इसका मतलब था कि इन ज्वालामुखी की एक्टिविटीज का समय महीनों तक चल सकता है। दोनों स्पेस प्रोब्स ने कई बार गैस जायंट के चक्कर लगाए और फिर स्पेस में आगे बढ़ गए। इस तरह के ग्रेविटेशनल मनूवर ने उन्हें ज्यादा स्पीड पाने और यात्रा के लिए फ्यूल बचाने में मदद की। 9 नवंबर 1980 तक वॉयेजर 1 पहले ही घर से दूर 8 अर्थ सन डिस्टेंसेस की दूरी तय कर चुका था। स्पेस प्रोब शनि पर पहुंच गया। इसने गैस जायंट के 3 नए सैटेलाइट्स की खोज की, एटलस, प्रोमीथियस और पेंडोरा। इसने इस थ्योरी को साबित कर दिया कि चंद्रमा वो थे जिन्होंने ग्रह की रिंग्स को लाइन में रखा था। यह भी पता चला कि शनि के छल्लों में भी बर्फ थी। वॉयेजर 1 ने शनि के सबसे बड़े सैटेलाइट टाइटन पर एक नजर डाली। ये चंद्रमा से 50% बड़ा है और इस पर एटमॉस्फेयर भी है। ये पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम का एकमात्र स्थान है जहां लिक्विड वाटर के होने को साबित किया गया है। इसीलिए वैज्ञानिक वहां जीवन की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। फिर एक और ग्रेविटी मनूवर का समय था। वॉयेजर 1 एक बार फिर ग्रह के ऑर्बिट से दूर चला गया। इस बार ये परेड ऑफ प्लैनेट्स की रेखा के ऊपर की ओर जा रहा था।
लगभग 1 साल बाद वॉयेजर 2 वहां पहुंचा। ये शनि की कई बर्फीले सैटेलाइट्स में से होते हुए आया। माना जाता है कि बहुत समय पहले ये चंद्रमा टकरा गए थे और इन्होंने एक दूसरे की बर्फ और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े कर दिए थे। इस मलबे ने शनि के चक्कर लगाए, टकराया और धीरे धीरे बर्फ और चट्टान से बनी धूल में बदल गया। इस तरह शनि के मशहूर रिंग्स का जन्म हुआ। एक और ग्रेविटी मनूवर और वॉयेजर 2 अगले गैस जायंट की ओर बढ़ चला। 5 साल बाद ये हमारे ग्रह से 17 अर्थ सन डिस्टेंसेस दूर अपनी मंजिल पर पहुंचा। पहली बार इंसान द्वारा बनाया गया एक ऑब्जेक्ट यूरेनस के पास पहुंचा था। वॉयेजर 2 ने वहां 11 नए चंद्रमाओं की खोज की। प्रोब ने यह भी पाया कि यूरेनस सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह था। इसका तापमान -213 डिग्री सेल्सियस था। यह साउथ पोल के तापमान से 4 गुना ज्यादा ठंडा है। उस समय डीप स्पेस नेटवर्क का पहली बार पृथ्वी पर टेस्ट किया जा रहा था। ये पूरे ग्रह पर फैला रेडियो टेलीस्कोप का एक नेटवर्क है। वो आकाश में कुछ बिंदुओं पर बहुत दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एम करते हैं। ये टेलीस्कोप वॉयेजर 1 और 2 के सफलतापूर्वक संकेत प्राप्त कर रहे हैं। 25 अगस्त 1989 वॉयेजर 2 पहले ही 23 अर्थ सन डिस्टेंसेस जितनी दूरी तय कर चुका था और नेपच्यून पर आ गया था। ये पहली बार था जब लोगों को इतने पास से इस नीले ग्रह की तस्वीरें मिली। प्रोब ने वहां 6 नए चंद्रमाओं की खोज की और ग्रह के छल्लों की पहली तस्वीरें मिली। इंजीनियर्स ने तब इसके मेन कंप्यूटर और सोलर और इंटरस्टेलर विंड को मापने वाले इक्विपमेंट्स के लिए पावर बचाने के लिए प्रोब के कैमरों को बंद कर दिया। वॉयेजर 2 नेपच्यून को छोड़कर डीप स्पेस में चला गया, इसीलिए इसे अब कैमरों की जरूरत नहीं थी। कुछ महीनों बाद वॉयेजर 1 ने अपनी आखिरी तस्वीर वापस पृथ्वी पर भेजी। यह हमारे पूरे सोलर सिस्टम का फैमिली पोर्ट्रेट था। हर धुंधला बिंदु एक ग्रह था। आप मुश्किल से तस्वीर में पृथ्वी को पहचान सकते हैं। इसके बाद पावर बचाने के लिए कैमरा बंद कर दिया गया। ये वॉयेजर 1 के लिए इंटरस्टेलर मिशन की शुरुआत थी। 15 सालों से वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम के किनारे तक उड़ रहा था। 16 दिसंबर 2004 को प्रोब टर्मिनेशन शॉक से गुजरा। ये वो जगह है जहां सोलर विंड अचानक धीमी हो जाती है और इंटरस्टेलर विंड से टकराकर गर्म हो जाती है। स्पेस प्रोब ने इस टेस्ट को पास किया और अपनी यात्रा जारी रखी। 2007 में वॉयेजर 2 ने उसी सीमा को पार किया। उस समय सेंसर ने लगभग 130 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया, लेकिन प्रोब ने इसका सामना कामयाबी से किया और डार्क कॉस्मोस की अपनी यात्रा को जारी रखा। दोनों वॉयेजर्स इंटरस्टेलर स्पेस में अलग अलग दिशाओं से गुजरे। उन्होंने पाया कि हेलियोस्फीयर, ये सोलर विंड बबल, पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि एक अंडे की तरह है। 25 अगस्त 2012 वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन गया। अब मानव इतिहास में सबसे दूर के आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट भी है। 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 ने भी सोलर सिस्टम को छोड़ दिया। दोनों प्रोब्स ने डीप स्पेस में अपनी यात्रा जारी रखी। अब वॉयेजर्स 44 साल से काम कर रहे हैं। वॉयेजर 1 ने 153 अर्थ सन डिस्टेंसेस की यात्रा की है और 61,155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 300 सालों में प्रोब्स ऊट क्लाउड तक पहुंच जाएगी। ये सोलर सिस्टम के चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र है जिसमें एस्टेरॉयड और आइस ब्लॉक्स के अलावा कुछ नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो अगले 40,000 सालों में सबसे पास के स्टार्स तक पहुंच सकते हैं। शायद एक दिन वॉयेजर्स इन स्टार सिस्टम में प्रवेश करेंगे और अनजानी दुनियाओं का पता लगाएंगे। वहां ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं। प्रोब्स वहां एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का पता लगाने में भी कामयाब हो सकती हैं। एक उद्देश्य के लिए हर वॉयेजर एक गोल्डन रिकॉर्ड रखता है जिस पर एक मैसेज होता है। इसमें 115 इमेजेस हैं। इनमें हमारा नंबर सिस्टम, सोलर सिस्टम का नक्शा और उसके ग्रहों की तस्वीरें, इंसान के डीएनए के चित्र, लोगों के पोर्ट्रेट्स और पृथ्वी के लैंडस्केप्स हैं। इनमें पृथ्वी की 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स भी हैं, जिनमें सबसे पुरानी और नई भाषाएं भी शामिल हैं। इसमें 90 मिनट का संगीत भी है जो हमारे ग्रह के हर कोने से है। वॉयेजर्स इन साउंड्स को चलाने के लिए एक डिवाइस भी रखते हैं। अगर किसी और सभ्यता को रिकॉर्ड मिलता है तो उनके वैज्ञानिक डेटा को स्टेप बाय स्टेप डिकोड कर सकते हैं और फिर वो सभ्यता हमें एक फ्रेंडली विजिट देने के बारे में सोच सकती है। हालांकि उन्हें वॉयेजर्स की हीरोइक जर्नी को दोहराना होगा। डार्क स्पेस में दर्जनों लाइट ईयर्स, फिर सोलर सिस्टम की सीमा को पार करना और अंत में नेपच्यून, यूरेनस, शनि, बृहस्पति, मंगल और एस्टेरॉयड बेल्ट से होते हुए छोटे नीले ग्रह की ओर उड़ना। हम केवल ये आशा कर सकते हैं कि लोग उनका स्वागत करने के लिए एडवांस्ड हो जाएंगे।